नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कद्दावर, कांग्रेस और कलह। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन का काम शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होने हैं। इसके लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी और फिर 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे और उसके बाद 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम 10 जून को ही शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को अधिकतम 9 सीटें मिल सकती है, लेकिन अगर सहयोगी दलों ने दरियादिली दिखाई तो ये आंकड़ा 10 से 11 तक पहुंच सकता है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चयन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्यसभा के लिए पार्टी की स्थिति एक अनार सो बीमार जैसी है। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस हाईकमान को राजनीतिक समीकरण साधने के साथ ही अंदरूनी उथल-पुथल थामने के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने 50% सीटें युवाओं को देने का ऐलान किया था, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा भेजने का भी दबाव है। ऐसे में कांग्रेस बुजुर्ग और नई पीढ़ी के बीच संतुलन बनाने की कश्मकश में फंसती नजर आ रही है। से मांग उठ रही है। अब नेतृत्व परिवर्तन की उठती मांग के बीच कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स 2024 का भी गठन कर दिया है। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में राहुल गांधी को सदस्य बनाया गया है, जबकि टास्क फोर्स 2024 में प्रियंका गांधी को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट को भी जगह दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर बुलाया था। इस दौरान सोनिया गांधी ने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप और टास्क फोर्स के गठन का भी ऐलान किया था। सोनिया गांधी ने तत्काल प्रभाव से पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप, टास्क फोर्स और सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर भारत जोड़ो यात्रा के गठन का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, अगर बात पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप की करें तो उनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह को शामिल किया गया है। अगर बात टास्क फोर्स की करें तो इसमें पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला और सुनील को शामिल किया गया है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के समन्वय के लिए बनाए गए सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप में कई नेता शामिल हैं। अगर उन शामिल नेताओं की बात करें तो दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर, रविंद्र सिंह बिट्टू, केजे जॉर्ज, ज्योति मानी, प्रद्युत और इसी के साथ जीतू पटवारी, सलीम अहमद को इसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ ये भी बता दें कि टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य को संगठन, संचार और मीडिया, आउटरीच, वित्त और चुनाव प्रबंधन से संबंधित काम सौंपा जाएगा। इन सदस्यों के पास अपनी टीम होगी और इन्हें लेकर बाद में जानकारी दी जाएगी। यह टास्क फोर्स उदयपुर नव संकल्प घोषणाओं के और 6 समूहों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव अब होने वाले हैं। 10 जून को यह चुनाव है, जिसमें कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से कलह से जूझ रही है। देश में राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जिनमें से मौजूदा वक्त में 95 राज्यसभा सीटें जो है वो बीजेपी की हैं, जबकि कांग्रेस के पास 29 राज्यसभा सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31 सदस्य हैं। इनमें से 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है और इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है।
चलिए, तो कांग्रेस में जिस तरीके से एक बार फिर से कलह का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, क्योंकि कद्दावर कांग्रेस और कलह, ये बात इसीलिए कही गई है क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस के सामने कई कद्दावर नेता हैं जिनको राज्यसभा भेजने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस इस बार किसका चयन करेगी ये देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रद्युमन शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और सर्वेश्वर पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रद्युमन जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस में जिस तरीके से कदावरों को लेकर कलह है, और इस बार कांग्रेस की स्थिति ये है कि एक अनार और 100 बीमार, क्योंकि अब कांग्रेस को सबसे ज्यादा संतुलन बनाने की अगर जरूरत है तो वरिष्ठ नेताओं में और नई पीढ़ी में किस तरीके से राज्यसभा चुनावों के लिए संतुलन बनेगा? जी देखिए मुस्कान जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के पास अच्छे उम्मीदवार हैं, चाहे वो वरिष्ठ को लेके हो या युवाओं को लेकर हो, और बात होती है चयनित की, तो ये तो आलाकमान के हाथ में है। और पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं जो यह चयनित करेंगे कि कौन कहाँ से सही निर्णय रहे, और जिनको चयन होके मतलब एक अपने प्रदेश व एक राज्यसभा की तरफ जो मुद्दे हैं उसको अच्छे से मजबूती से उठाया जा सके। अब जैसे तमाम बात की जा रही है कि जैसे कांग्रेस में फिलहाल अभी जो मंगलवार से अभी नाम के दाखिले होंगे, और 31 मई तक के ये एंडिंग वाला पीरियड दिया है क्योंकि इसको फिनिश करना है। अब आंकड़े के हिसाब से जो कि 10 से 12 आंकड़े जो कांग्रेस के पास है, जो कि उम्मीदवार उनको चयन करने तमाम 15 राज्यों में से, तो उसके हिसाब से कई अच्छे नाम है, और इसमें कांग्रेस पार्टी के पास तमाम नाम है। तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मतलब असमंजस नहीं है कि इसमें कई पार्टी को इस प्रकार का कुछ निर्णय या कुछ इस प्रकार की मतलब बात आएगी जो कि मतलब पार्टी के लिए खराब घोषित हो। जी ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी, फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति में बार बार यही बात कह रही हूं कि एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है, क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार हैं। प्रदेश सर्वे बनाने का सही कहा, एक अनार 100 बीमार। ये जो 57 सीटों पे जो राज्यसभा का चुनाव होना है, और जो कि 15 राज्य इसमें शामिल होंगे, ये कांग्रेस के लिए पहला लिटमस टेस्ट होगा राजस्थान में चिंतन शिविर के बाद। क्योंकि जो वहां पे उन्होंने पास किया है कि 50% जो सीटें हैं वो युवाओं को दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उनके जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जो कि चुनाव हारे हुए हैं, और वो आस लगा के बैठे हैं कि वो उन्हें राज्यसभा की सीटें मिलेंगी। अगर बात कर ले महाराष्ट्र की, तो वहां देखिए संजय निरूपम है, उसके बाद मिलिंद देवड़ा जो कि काफी यंग नेता हैं, और वो भी उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर पंजाब की देख ले तो अंबिका सोनी जी हैं, मनीष तिवारी हैं, और कपिल सिब्बल जी भी हैं, लेकिन कपिल सिब्बल जी अपना दांव कहीं और खेल रहे हैं। उनके लिए तो हेमंत सोरेन भी तैयार थे। उसके बाद उधर चर्चा में आ रही है कि लालू यादव की पार्टी भी उनको टिकट देके राज्यसभा भेज सकती है, या समाजवादी पार्टी भी। तो कांग्रेस के लिए जो है एक जो मतलब एक ग्रांड ओल्ड पार्टी के लिए एक तो लिटमस टेस्ट है, ऊपर से ये टाइट रोप वॉक है, मतलब कि इस रस्साकसी के बीच में वो युवा चेहरे को प्रमोट करेंगे या अपने ग्रांड ओल्ड जो लोग हैं, उनके पार्टी के कद्दावर नेता जो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हीं को आगे बढ़ के अपनी उसी पुरानी परंपरा को कायम रखेंगे, या सचमुच में जो आला कमान होगा, जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के लिए, और वही सर्वे सर्वा है, क्योंकि तय तो वही करेंगे। कहने को एक है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, ग्रुप है, वो तय करती है। तो और देखिए 9 से 10 सीटें उनकी 9 सीटें उनकी पक्की है, लेकिन अगर सहयोगी दल, जैसे कि मैंने झारखंड की बात कर ली, तो 10 से 11 सीटें वो जीत सकते हैं। तो ये आने वाले समय में दिखाएगा कि आखिर चिंतन शिविर में जो चिंतन हुआ, क्या कांग्रेस आला कमान उस चिंतन पे काम करती है, या उससे अलग हट के वही पुराने रवैये पे काम करती है कि जो कद्दावर नेता, जो पुराने कहने का मतलब जो वृद्ध हो चुके हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पारियां किसी की 33 साल की है, किसी की 20 साल, 25 साल, ऐसे कांग्रेस के मतलब नेता मौजूद हैं जो चुनाव हारे हुए हैं, और उनको आस है कि राज्यसभा भेजा जाएगा।
लौटूंगी आपके पास। जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही है पाठक साहब, ये वाकई वो चीजें हैं जिसमें कांग्रेस को अभी और ज्यादा मंथन करने की जरूरत है, और इसी को लेकर कांग्रेस ने अभी टास्क फोर्स का भी गठन किया है। मैं लौटूंगी एक बार फिर से। आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका इनवे न्यूज पर। कांग्रेस ने अभी टास्क फोर्स का गठन किया है, एक पॉलिटिकल ग्रुप का गठन किया है। ये गठन कितने सार्थक आप समझते हैं आने वाले चुनावों के लिए? नुकसान की कांग्रेस जब तक अपने नेतृत्व में बदलाव नहीं लाएगी, ये सब जो भी कांग्रेस पार्टी कहती है उसकी कथनी करने में बहुत करते हैं। कद्दावर नेता काफी नाराज हुए बैठे। उन लोगों को अपना यथास्थान जो मिलना चाहिए था वो स्थान ना मिलने से वो नाराज हैं, और वो कांग्रेस के अलावा दूसरे ऑप्शन को भी देखने में लगे हुए हैं। जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे कि दिस फॉर द कांग्रेस पार्टी वाकई में बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। राजस्थान में भी उन्होंने उदयपुर में चिंतन शिविर करा। चिंतन शिविर में क्या आउटकम आई क्या नहीं आई, उन्होंने कहा कि हम युवा वर्ग को आगे लेंगे, लेकिन युवा वर्ग और तजुर्बेकार कांग्रेस के नेता जिन्होंने 30 वर्ष से ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी में लगाया, उनका मिश्रण लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी चली तो शायद बिल्कुल कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी अपना काफी कुछ जो है होल्ड राजनीति से अपना खोती जा रही है, और दिन पर दिन वो उनका जो कांग्रेस पार्टी का होल्ड राजनीति में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो पुराने नेता हैं वो इसी चीज से नाराज हैं कि क्यों ना शीर्ष स्तर से नेतृत्व में कांग्रेस में बदलाव किए जाए। बातें बड़ी की जाती हैं कि हम बदलाव करेंगे। पहले स्वामी जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, प्रियंका जी ने भी कहा। अभी प्रियंका जी कुछ टाइम 3-4 महीने पहले चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं युवा वर्ग को लेकर के चलूंगी, साथ में 40% युवा वर्ग को टिकटों का आवंटन किया, 40% महिलाओं का करा, और 20% जो पुराने साथियों को साथ लेकर के चली। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई। मात्र 2 सीट, 1 या 2 सीट बचा पाई, जो कि ना के बराबर है। उन्होंने कहा था 33 साल के बाद मतलब कांग्रेस। चलिए बात एक बार फिर से कांग्रेस से कर लेते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में कदावरों पर लगातार अब मंथन किया जा रहा है, और जिस तरीके से इस मंथन पर भी अब एक बार फिर से कलह की स्थिति कांग्रेस में बन गई है, उसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी आप अपनी बात पूरी करें। ये मंथन जो किया जा रहा है, मंथन प्रैक्टिकल अंजाम तो कुछ दिया नहीं जा रहा है। वादे मुहादे बहुत किए जाते हैं, चिंतन मंथन किया जाता है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल आउटकम क्या होती है? जो कद्दावर नेता है उनको नकारा जाता है। युवा वर्ग को लेकर के आ रहे हैं, युवा वर्ग जो अपने कोई सीट को निकालने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब 57 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। 57 सीटों में से मैं समझता हूँ 8 से 10% सीटें कांग्रेस निकाल पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इनको नेतृत्व में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक है। जो काफी टाइम सुनते आ रहे हैं, नेतृत्व में बदलाव न आने की वजह से 5 राज्यों को अपना अस्तित्व हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब में जो है आप पार्टी जो है पूर्ण रूप से बहुमत से अपनी सरकार बना चुकी है। पंजाब में कांग्रेस का काफी टाइम से आधिपत्य बना रहा है, जिसको आप पार्टी ने बिल्कुल कम कर दिया। लगभग 2-3-4 सीटों की कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी, और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को खत्म करती जा रही है। अगर चिंतन मनन करके नेतृत्व में बदलाव नहीं लाते तो मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा समय टिक पाएगी। सबसे पुरानी पार्टी 135 साल जिस पार्टी ने भारत में अपना एक छत्र राज किया, और उसके बाद धीरे धीरे अपने अस्तित्व और अब ठीक है प्रद्युमन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से दोनों ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी और राजनीतिक विश्लेषक पाठक साहब ने भी, आशुतोष जी ने भी यही बात कही कि कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से अभी टास्क फोर्स का गठन किया गया और पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप जो बनाया गया उसमें प्रियंका गांधी को जगह दी गई है, सदस्य के तौर पर जगह दी गई है, ये एक छोटा सा परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिला है। लेकिन सभी ने यह बात कही है कि अगर कांग्रेस एक बार गांधी परिवार से इतर कोई अध्यक्ष चुने तो कांग्रेस को एक बार फिर से संजीवनी मिल सकती है। कब कांग्रेस इस तरीके का फैसला लेने जा रही है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव अब है 10 जून को, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी आएंगे। उसके लिए तैयारियां किस तरीके से कांग्रेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस में बेसिकली जो बात है, बात चुनौती की है, तो ये तो तमाम सभी पार्टियों के लिए चुनौती अपने आप में। हर पार्टियों में हर जगह गद्दावर नेता रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास अच्छे नेता है। इस प्रकार की तो बातें होती है कि किनको चयनित किया जाएगा। हाँ, ठीक है प्रद्युमन जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। लंगर जो है वो निर्मल कुटिया की तरफ से होगा। आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो बहुत लोगों ने सहयोग किया,
प्रेरणा दी श्री रामकुमार कश्यप जी विधायक ने और मेहनत करने में सारी जिम्मेवारी ले ली हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी ने। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा और मुझे प्रसन्नता है कि आज दोनों पंडाल भरे हुए हैं, चाहे ये पंडाल भरा है चाहे बराबर का पंडाल भरा है। इतनी बड़ी संख्या में मुझे लगता है कश्यप समाज शायद ही पहले इकट्ठा हुआ हो। एक कार्यक्रम इससे पहले पानीपत में जब हमारे रघुनाथ कश्यप जी भी चेयरमैन थे तो उनके बुलावे पर मैं पानीपत में भी महर्षि कश्यप जी की जयंती के दिन आया था। आज उससे भी बढ़िया एक अभूतपूर्व दृश्य है। आज हमारे बीच में हमारे पड़ोस के क्षेत्र के सांसद कुरुक्षेत्र के श्री नायब सिंह सैनी जी भी उपस्थित हैं। अंबाला के हमारे सांसद पूर्व मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी भी शामिल हैं। हमारे जो प्रधान हैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के श्री समय सिंह जी और चेयरमैन हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के राजकुमार कश्यप एडवोकेट जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी, जेजेपी के विधायक चेयरमैन खादीपुर श्री रामनिवास जी, चेयरपर्सन पिछड़ा वर्ग आयोग श्रीमती निर्मला बैरागी जी, विधायक हमारे पानीपत से श्री प्रमोद विज जी, श्री महिपाल ढांडा जी, मेयर हमारे यहाँ करनाल श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे पूर्व विधायक घरोंडा श्री रमेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करनाल श्री योगेंद्र राणा जी, जय भगवान नंबरदार पूर्व प्रधान हरियाणा कश्यप राजपूत सभा श्री कृष्ण पवार जी, पूर्व मंत्री श्रीमती नीलम कश्यप, चेयरपर्सन कंज्यूमर फोरम कुरुक्षेत्र, श्री मेहता जी पूर्व हमारे मंत्री करनाल, अन्य उपस्थित मंच पर विराजमान व सभा में उपस्थित महानुभाव, हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि प्रभु की कृपा से यह कार्यक्रम हो रहा है। महर्षि कश्यप, उनके बारे में बहुत वर्णन हमने सुना है और बहुत ही, मैं कहता हूं, कश्यप समाज एक भाग्यशाली समाज है कि अगर जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है तो ऐसे मुनिराज कश्यप परोपकारी प्राय प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। और महर्षि कश्यप एक आदि ऋषि हुए हैं, यानी ऋषि परंपरा में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो महर्षि कश्यप का आता है। महर्षि कश्यप का जो व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग प्रदेश कश्मीर, इसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से रखा हुआ है। कश्मीर को महर्षि कश्यप वहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और जब महर्षि कश्यप का युग या उनकी नीति पर चलने वाले जितने भी आगे महानुभाव हुए हैं, सभी बहुत ही नीति प्रेरक, नीति के ऊपर चलने वाले, धर्म आधारित समाज जीवन चलने वाले, हमेशा उनके आदर्श जीवन को याद रखा जाएगा। कश्यप समाज का जो इतिहास है वो भी बहुत गौरवपूर्ण है। हमको मालूम है कि भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो उनको रास्ते में आश्रय देने वाले राजा निषाद भी कश्यप समाज से संबंध रखते थे। प्रभु रामचंद्र जी का सीधा संबंध है। यहां तक के भगत प्रहलाद के बारे में हमने सुना है, कश्यप समाज से संबंध रखते थे। और एक बात शायद जानकारी आपको है कि नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच प्यारे सजाए थे तो जो पंच प्यारे 5
देश भर के 5 लोगों को उन्होंने अपने पास बुला करके और जो खालसा पंथ की नींव रखी थी उसमें एक जिनका नाम भाई हिम्मत सिंह कश्यप था, वो 5 प्यारे में से एक थे। और अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो जब औरंगजेब की सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को परिवार सहित बंदी बना लिया था। चलिए, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जो करनाल में पहुंचे हैं। महर्षि कश्यप की जयंती पर वो अपना संबोधन दे रहे थे। फिलहाल बात एक बार फिर से कांग्रेस की कर लेते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस में कलह जारी है, और अब कांग्रेस में कलह इस बात को लेकर है कि राज्यसभा में जो इतने सीटें हैं उसमें किस किस को राज्यसभा में सदस्य बनाकर भेजा जाए। ये कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की 8 सीटें फिलहाल खाली हो रही है। राज्यसभा में 8 सीटें कांग्रेस की खाली हो रही है। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, छाया शर्मा, विवेक तनखा, अंबिका सोनी जैसे नेता शामिल हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी, कुमारी शैलजा, संजय निरुपम, राजीव शुक्ला, राज बब्बर जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लंबी सूची है, जो उच्च सदन में जाने को आतुर हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने एक अनार 100 बीमार वाला मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इस बार महाराष्ट्र की जगह अपने गृह प्रदेश तमिलनाडु से राज्यसभा में आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और डीएमके के बीच हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग में एक राज्यसभा सीट कांग्रेस को देने का फॉर्मूला तय हुआ था। ऐसे में इस सीट पर चिदम्बरम के अलावा कांग्रेस के डाटा एनालिसिस विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती भी दावेदार माने जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कद्दावर कांग्रेस और कलह में। क्योंकि कांग्रेस में कलह चल रही है, बार बार ये शब्द इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि कांग्रेस लगातार आंतरिक कलह से जूझती जा रही है और गुटबाजी कांग्रेस में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रद्युमन जी, आप ही के पास में एक बार फिर से आना चाहूंगी और सवाल मेरा वही आपसे कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस चुनावों की तैयारी कर रही है। 10 जून को चुनाव होने वाले हैं और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जी जी जी, देखिए मुस्कान जी, पहले तो ये गुटबाजी वाली जो बात है, कांग्रेस में जो कि एक डेमोक्रेटिक वे से चीजों को चलाया जाता है, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो या कहीं पे भी गवर्नेंस हो उस चीज को लेके। अब बात जो कि है कि तमाम हम चीज को समझ सकते हैं कि हर घर में अगर 4 लोग होते हैं तो चारों के सोच और चारों का व्यवहार अपने आप में अलग होता है, समानता नहीं रहती है। तो कहीं कुछ बातें ऊपर नीचे होती है, जो कि एक परिवार की एक परिभाषा है ये, कि कई अच्छे भी रहते हैं, कई बुराई भी होती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने निरंतर प्रयास किया है और तमाम जगहों से सीखा भी है कि जो कमी जहाँ रह गई है उस कमी को वापस से दोहराया ना जाए और अपनी पूरी क्षमता से और सबके सहयोग से आने वाले जो भी चुनाव है और जो भी परिस्थितियां है उसको बड़ी मजबूती से सामना करे, वो लड़े। अब बात जो कि राज्यसभा सीटों की है, तो सीटें कम है और नेता और उम्मीदवार अन्य ज्यादा है। तो इसमें जैसा कि सभी के आला कमान से लेके सभी वरिष्ठ नेताओं से लेके युवा नेताओं का भी जिनमें नाम जाके हुआ है, उन सभी से यह चर्चा करके जो भी एक निर्णय रहेगा, वो मुझे विश्वास है कि वो एक निर्णय अपने आप में बहुत संजीवनी साबित होगा पार्टी के लिए और तमाम एक भारत के लिए भी यह साबित होगा कि वो मुद्दों पे चर्चाएं हो और मजबूती से वह बात संसद में रख पाए।
ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस तो ये बात कह रही है कि सबसे बातचीत करने के बाद ही डिसाइड होगा कि किसे आगे भेजा जाए, लेकिन अभी जो 29 सीटें कांग्रेस के पास है, क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो सीटें हैं कांग्रेस एक बार फिर से कब्जा पाएगी, या फिर कितनी सीटें इस बार कांग्रेस के हाथ आ सकती है? क्योंकि 9 सीटें बताई जा रही है फाइनल, और 10 से 11 अगर कांग्रेस के सहयोगी दल जो है वो उनका साथ दे तो हो सकती है सीटें। देखिए मुस्कान जी, मैंने पहले कहा ना कि बहुत ही टाइट रोप है कांग्रेस में। अगर देखा जाए तो 8 सीटें कांग्रेस को मिलनी है, जिसमें राजस्थान से 3, छत्तीसगढ़ से 2, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटका से 1। और अगर इनके सहयोगी दल जैसे डीएमके हो गया तमिलनाडु में, उधर महाराष्ट्र में हो गया, और फिर झारखंड में हेमंत सोरेन, अगर वो चाहे तो फिर इनकी टैली 2 और बढ़ सकती है। और यहाँ पे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में देखिए कितने दावेदार हैं। हरियाणा से सुरजेवाला भी आते हैं, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। कुमारी सैलजा भी अपनी दावेदारी ठोक रही है हरियाणा से। तो जो सीटों का चयन, सीट कम है। देखिए पिछले 8 सालों में कांग्रेस का जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि राज्य दर राज्य वो हारे जा रहे हैं। अभी देखिए पंजाब हार गए वो, और आम आदमी पार्टी को, वो कहते हैं ना विंडफॉल गेम, उनको सारी की सारी राज्यसभा की सीट आम आदमी पार्टी ले जा रहा है और पंजाब से। नहीं तो पंजाब इनके पास एक स्टेट था, वहां पे न अकाली एक सशक्त विपक्ष में थे, ना ही बीजेपी, तो उनको राज्यसभा की सीटें पिछली बार सारे कांग्रेस पार्टी से थी। तो ये जो स्थिति बन के आई है, क्यों आई है कांग्रेस की? इनकी अपनी नीतियों के कारण ये राज्य के चुनाव हार रहे हैं। अभी देखिए पूरे भारत में 18 राज्यों में बीजेपी और उसकी सहयोगी दल की सरकार है, बाकी के 10 राज्यों में 2 राज्यों में ही कांग्रेस है, 3 राज्य अगर महाराष्ट्र भी मिला लें तो, बाकी की जगह पे दूसरी विपक्षी पार्टियों का है। तो कांग्रेस के लिए सीटों का चयन और किनको भेजेंगे ये बहुत ही, मतलब एक कहते हैं ना कांटों से भरा ये होगा, राह होगा और चुनना होगा। चिदम्बरम जी और जयराम रमेश जी, उनका भी खत्म हो रहा है, और वो चाह रहे हैं जयराम रमेश जी की कर्नाटका से वो वापस जाएं, और वो भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। कपिल सिब्बल जी दूसरी पार्टियों पे अपना दाव लगा रहे हैं। लेकिन जो बात है, बाकी के दूसरे जो दावेदार है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, महाराष्ट्र को देख लीजिए, वहां से संजय निरूपण चाह रहे हैं, तो आपका मिलिंद देवड़ा जी चाह रहे हैं, फिर मुकुल वासनिक भी मतलब रेस में है कि उनको भी दावेदारी हो, आनंद शर्मा जी भी हैं। तो इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, साथ ही साथ उसमें यंग भी है। तो कांग्रेस को इस स्थिति में लाने के लिए तो हम कह सकते हैं बीजेपी है, क्योंकि वो राज्य दर राज्य हार गए, और आज उनका 29 सीटें ही राज्यसभा में, जिसमें से 9 खाली हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई। जो एक ग्रांड ओल्ड पार्टी थी, जिसका राज्यसभा लोकसभा में कभी वर्चस्व रहा करता था, आज एक एक सीट के लिए वो मतलब टक्कर ले रही है, किस सीट पे किसको कहां कैसे भेजना है। पार्टी के आला कमान को पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, समीकरण बनाना पड़ रहा है, जातीय समीकरण भी देखने पड़ रहे हैं। हरियाणा की बात कर ले तो वहां पे हुड्डा जी और कुमारी सैलजा दोनों में अलग वर्चस्व की लड़ाई रहती है, वहां से किसको भेजा जाए, क्या भेजा जाए। उसी तरह महाराष्ट्र में भी है। तो जो कांग्रेस के लिए ये जो 9-10 सीटों का जो चयन करना है, वो बहुत ही, 8 सीटें तो पक्की हैं, लेकिन जो अगर सहयोगी पार्टी दे दे, जैसे डीएमके दे दे तमिलनाडु में, झारखंड में अगर हेमंत सोरेन हेल्प कर दे, तो उनके लिए राहें 2 और सीटें बढ़ सकती हैं। ठीक है आशुतोष जी, ये जो गिनी चुनी सीटें अब कांग्रेस के पास, क्योंकि अभी तक जो सीटें हैं वो अब कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, यानी कि ये मान लिया, ये तो कहना साफ ही है कि कांग्रेस इस बार राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखेगी। लेकिन अब जो गिनी चुनी सीटें हैं, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर कांग्रेस दाव खेल सकती है? देखिए कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन समय है। इस समय कांग्रेस किसको चुने और किसको छोड़े, ये बड़ी आग के ऊपर चलने वाली बात है। टाइट रोप पे, जैसे कि कहा कि टाइट रोप पे चल रहे हैं, और सारे ही कद्दावर नेता, चिदम्बरम को देख लीजिए, रमेश को देख लीजिए, कपिल सिब्बल को देख लीजिए, और जितने भी कह रहे हैं सारे एक से बढ़कर के एक हैं, किसको लिया जाए किसको ना लिया जाए। ये शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ी कठिन स्थिति
रणनीति है। और जैसे कि चिंतन शिविर में डिसाइड किया गया था कि जल्दी शीघ्र ही इसमें बदलाव लाया जाएगा, वो बदलाव कुछ नहीं आया। मैं काफी समय से सुनता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभारी लोगों को चुनाव हारने पर हटा दिया गया और प्रियंका गांधी जो खुद इसका नेतृत्व कर रही थी चुनावों का, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो मेन जो कारण है कांग्रेस पार्टी में, गुलाम नबी बहुत इम्पोर्टेंट नेता है, आनंद शर्मा भी बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जो अपने राज्यसभा में दावा पेश कर रहे हैं कि उनको भी टिकट मिलना चाहिए। आप किसको टिकट दिए जाए, एक अनार सौ बीमार, जैसे आप कह रहे हैं, सीट तो गिनी चुनी 8 से 10 सीटें कांग्रेस के पास आ सकती हैं। जैसा कि कहा 8 सीटें पक्की हैं, 2 सीटें और सहयोगी पार्टी में दल से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। और उम्मीदवार हो गए 25-30 उम्मीदवार में किसको छोड़ा किसको न, और सारे एक से एक बढ़कर हैं। कपिल सिब्बल दूसरी पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं कि भाई मैं अपना कहीं दूसरे सिलेक्शन करा लूँ। कपिल सिब्बल भी ये कह चुके हैं कि नेतृत्व में बदलाव आना चाहिए। बदलाव अगर आएगा तो मैं समझता हूँ शायद कांग्रेस अपनी जो ढलान पर है, अपनी होती छवि को कुछ शायद उसको सुधार ला सके। जनता परिवारवाद से चूंकि शीर्ष नेता नहीं चाहते कि परिवारवाद 70 साल के देश की आजादी के बाद अभी भी परिवारवाद से जूझ रही है कांग्रेस, तो उससे जो है जनता मुक्ति चाहती है। अगर परिवारवाद से मुक्ति होगी तो कांग्रेस पार्टी अपना उद्धार निश्चय ही कर सकती है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी मैं नहीं समझता कि राज्यसभा में ज्यादा अपना वो लाएगी। 5 राज्यों होने के बाद पंजाब से भी कांग्रेस के जो नॉमिनेशन खत्म हो गया और राज्यों से भी इनका खत्म होते जा रहा है, तो 8 से 10 सीटें लाकर के कांग्रेस अपना राज्यसभा में क्या नेतृत्व बना पाएगी, पार्टी का क्या स्थिति होगी, मैं समझ नहीं पा रहा। कांग्रेस पार्टी जब तक अपने शीर्ष स्तर पर बदलाव नहीं लाती, तो ये जो शीर्ष नेता हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, वो ही बड़े असंतुष्ट हैं इनके चुनाव। सोनिया गांधी का जो काम करने का तरीका है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, वो बड़े असंतुष्ट हैं और वो भी अपने दूसरे रास्तों की ओर देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को चिंतन मनन करना चाहिए और अपने उसमें एक बार चांस तो आप दे करके देखिए दूसरे लोगों को, कांग्रेस पार्टी को कितना अच्छे चला सकते। क्या सारा ठेका आपने ले रखा है? आजादी से 135 साल से आप उसका नेतृत्व करते आ रहे हैं, परिवारवाद से चलाते आ रहे हैं। परिवारवाद से थोड़ा हट करके जो योग्य नेता है आपकी पार्टी में, आप उनको एक अवसर दीजिए, शायद अपने अस्तित्व को बचाने में सफल। ठीक है, चलिए प्रद्युमन जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। क्या अभी तक कांग्रेस ने कोई ऐसा एक रास्ता तराशा है क्या कि किस आधार पर कांग्रेस जो है वो अब नामांकन जो होने वाले हैं, आज से शुरू है जो नामांकन, उनके लिए सदस्यों के नाम जो है वो आगे रखेगी? क्या कोई फैक्टर अभी तक रखा है आपके द्वारा? ये सवाल किससे पूछ रहे हैं आप? प्रद्युमन जी से, प्रद्युमन शर्मा जी। एक बार आप वापस पूछिए मुस्कान जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पाई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ प्रद्युमन जी, कांग्रेस ने क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला है, किस आधार पर कांग्रेस जो है वो नाम फाइनल करेगी? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा मुस्कान जी कि जिस प्रकार से जो डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन लिया जाएगा और साहब डेमोक्रेटिक और परिवारवाद से कुछ हट करके बात कीजिए। डेमोक्रेटिक तो कहने के लिए हो गया, पर यहाँ तो परिवारवाद है, डेमोक्रेसी तो चल नहीं रही है। आप तो परिवारवाद में चल रहे हैं। परिवारवाद जो डेमोक्रेसी में बहुत जमीन अंतर का फर्क है साहब। मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, बेसिकली हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस प्रकार से वहाँ पे जो चलता है, जो निर्णय आता है, उस प्रकार से कार्य किया जाता है हमारी। अरे तो वहाँ पे परिवारवाद तो नहीं चला, वो तो एकदम शीर्ष स्तर पे बदल देते हैं लोगों को। आप अभी तो परिवार को ही लेकर के चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी और ये तो पार्टी का एक, ये डेमोक्रेसी की परिवार सत्ता से इतना चिपका होगा, कुर्सी से इतना प्यार है, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? नहीं, परिवारवाद तो नहीं किया जाएगा इसको। परिवारवाद किसको कहते हैं आप ये बता दीजिए, परिवारवाद किसको कहते हैं? अगर परिवारवाद नहीं कहा जाएगा तो ये परिवारवाद की परिभाषा बता दीजिए मेरे को। नहीं तो इसमें तो पूरा डिसीजन लिया जाता है ना, अल्लाह का। डिसीजन कौन लेता है? जब जनता बड़े कद्दावर नेता ओपनली पब्लिकली बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने कह दिया, कपिल सिब्बल ने कह दिया, और लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व में बदलाव आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं इसके अलावा? छोटे लोगों की तो हिम्मत नहीं होती आपके सामने बोलने की। नेतृत्व में बदलाव की मांग जब ये बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, उसके मुस्कान बावजूद भी जी, अब कपिल सिब्बल को देख लीजिए, नहीं होती इनके सामने बोलने की। कपिल सिब्बल अब इधर उधर तलाश कर रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए, तो कांग्रेस के अपने इतने बड़े नेताओं को भी अब छोड़ देगी? बाकी नेता तो चले गए, युवा तो कांग्रेस से चले गए हैं सभी। अगर कांग्रेस पार्टी को वाकई में अगर ये लगेगा कि नेतृत्व में बदलाव आना चाहिए, अभी लगा नहीं उनको कि नेतृत्व में बदलाव चाहिए। देखिए साहब, जिस प्रकार से
पहली बात जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं परिवारवाद और इस चीज से आप जो ध्यान भटकाओ मत डिबेट का। मैं ध्यान नहीं भटका रहा, मैं पूछ रहा हूँ परिवारवाद की परिभाषा बता दीजिए मुझे, मैं ध्यान नहीं भटकाना चाह रहा। तो कोई ऐसा नहीं है कि परिवारवाद में सिर्फ परिवार के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप ऐसी अरे कि चुनाव परिवार के अलावा किसी दूसरे को मौका तो दो। कुछ लोग जो हिम्मत करते हैं वो तो बोल लेते हैं, दूसरे तो बोल नहीं पाते। आज युवाओं को इतना मौका दिया गया, नए लोगों को इतना मौका दिया। युवाओं को मौका कहाँ दिया आपने? उस चीजों को। अरे प्रियंका गांधी 5 राज्यों के चुनाव को संभाल रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया? प्रभारियों से तो आपने इस्तीफा ले लिया। प्रियंका गांधी को मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्या? राहुल गांधी को नहीं हटना चाहिए था कुश्ती से? ये बताइए आप। राहुल गांधी जी ने पहले इस्तीफा दिया था, पार्टी का निर्णय था कि राहुल तो गांधी प्रियंका गांधी को भी दे देना चाहिए था। ये 5 राज्यों में करारी शिकस्त देख ली, और क्या देखना चाहते हैं आप? देखिए ये नहीं बोला जा सकता, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। मैं मना नहीं कर रहा, 135 साल पुरानी है, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 5 राज्यों में हारने के बाद इसकी जिम्मेवारी नेतृत्व में किसने जिम्मेवारी ली इसकी? आपने राज्यों में जिसको अधिकारी बनाया था उससे तो इस्तीफा ले लिया कि भाई चुनाव हार गए आप, इस्तीफा दे दिया, उन्होंने दे भी दिया। आपने क्या करा उसमें? देखिए कमांड तो आपके पास थी सेंटर में, आपकी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर पाया, आपने उससे इस्तीफा ले लिया। और आपने जो कल निर्णय लिया उसके ऊपर आपने क्या करा? देखिए उस पर पूरा मंथन है पार्टी का, मंथन होता रहेगा। मंथन अब आपने क्या करा? मंथन ये बताइए। उदयपुर में जाकर के आपने सम्मेलन कर लिया, चिंतन मनन कर लिया, क्या आउटकम आई? नहीं तो उसको आउटकम आएगी ना। आपको ये पेड़ एक दिन में पेड़ में लग नहीं जाता निकला है ना उसका। प्रद्युमन जी सवाल तो यही है, आप लगातार मैं एक दिन में नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बड़े नेता हैं वो ओपनली पब्लिकली बोल चुके हैं कि नेतृत्व में बदलाव आना चाहिए। आप बदलाव क्यों नहीं ला रहे? अगर बड़े नेता बोल चुके हैं, अगर आप इस प्रकार से कह रहे हैं बड़े नेता बोल, मैं नहीं कह रहा, नेता कह रहे हैं आपकी पार्टी के। मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ। मेरे कहने से बदलाव थोड़ी ला देंगे कि आपने कहा बदलाव आना चाहिए। मैं तो एक निष्पक्ष उस पर अपना आंकलन करके अपने उससे कह रहा हूँ कि सुनते सुनते भी कान पक गए हैं और आपके कान पे जूने रंग रही है। ऐसा नहीं है साहब। कैसा है बता दीजिए अब आप। चलिए ठीक है आशुतोष जी, एक छोटा सा कमेंट मैं ले लूं प्रद्युमन जी से, उसके बाद पाठक जी के पास जाऊंगी। जल्दी से बताइएगा प्रद्युमन जी, इतने सवाल खड़े कर दिए हैं आशुतोष शर्मा जी ने आप पर, सवालों का जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी देखिए मेरा यही सवाल है कि पार्टी में कई चूक रही है, कई कमी रही है, उसको पार्टी ने स्वीकारा है, ठीक है। पर पार्टी में हर जगह कमी रही है प्रद्युमन जी। देखिए नहीं, हर जगह कमी नहीं रही है मुस्कान जी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई धर्म के नाम पे या झूठे वादों के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा है। आज जो देश में भ्रम फैला के जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बिल्डी है, एक क्या है माइनॉरिटी को खुश करते आए हैं ये इसी। अरे आप राम जन्मभूमि तक को नहीं निपटा सके अपने राज्यकाल में 65 साल, अपने राज्य 68 साल। ठीक है सुन लीजिए आपके नेताजी ने वादे किए थे 5-5 लाख हर जनता के खाते में। मेरा कोई नेता नहीं है, मैं किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करता, मैं निष्पक्ष आंकलन कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ तो निष्पक्ष ही बता रहा हूँ मैं आपको भी इस प्रकार जी। आप पार्टी से करते अगर मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ना आपसे कुछ लेना देना। ये तो आदत सी हो गई है, जब कोई निष्पक्ष बात कह दे और कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई बात कह दे तो वो किसी पार्टी का प्रवक्ता बना देते हैं उस शख्स को। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो निष्पक्ष आंकलन कर रहा हूँ अपना। जनता आपसे इस्तीफा मांग रही है, आप इस्तीफा दे नहीं रहे। देखिए मैं भी निष्पक्षता के साथ ही बता रहा हूँ, जिस प्रकार से जो चीजें पार्टी में हो रही है उस पर मंथन होकर चल रहा है कार्य, और अभी जो राज्यसभा का जो मुद्दा है इस पे जो निर्णय लिया जाएगा वो अपने आप में एक टफ है। बाकी इसको उम्मीद है कि इस प्रकार से पार्टी अच्छा निर्णय लाएगी जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। मतलब सब कुछ लुटाने के बाद आप निर्णय लेंगे कि भाई हम सीट छोड़ रहे हैं। आप ये चुनावी दूसरी बात को लेके इस चीज को भ्रम फैला रहे हैं यहाँ पे। मैं भ्रम नहीं फैला रहा, आपको प्रद्युमन जी सभी लोगों की बातें आपको भ्रम लग जाती है। अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ कह रहे हो तो वो भ्रम फैला रहा है, लेकिन कांग्रेस में इतने समय से परिवारवाद और गुटबाजी चल रही है, उसमें आप साफ कह देते हैं कि गुटबाजी तो है ही नहीं कोई। कहीं भी कांग्रेस को कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी संतुष्ट नहीं है कांग्रेस से कार्यकर्ता कांग्रेस से।
कहीं एक जगह तो बता दीजिए कि हाँ यहाँ संतुष्ट है। अभी हाल ही में हरियाणा में परिवर्तन किया गया, कुमारी शैलजा को हटाकर उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उससे अब कुलदीप बिश्नोई इतने नाराज चल रहे हैं कि उन्होंने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कर ली, यानी कि एक और नेता आपके हाथ से गए और इन पे कोई असर नहीं है मुस्कान इन जी? पे कोई असर नहीं है। देखिए मुस्कान जी, ऐसा है, मैं फिर वापस से वही चीज कहना चाहूंगा कि हर एक परिवार होता है, परिवार में तमाम तरह के लोग रहते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में क्या है, हर आदमी को बोलने का मौका दिया जाता है। मतलब ये आप तो सर आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, मौका दिया जाता है, जो लोग बोले हैं उनके मुस्कान जी, क्या कार्रवाई उन पर विचार नहीं किया जाता। ठीक है आशुतोष जी, ठीक है प्रद्युमन जी, लौटूंगे मैं आप दोनों के पास। पाठक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है मैं आ रही हूँ। तो हर आदमी की आवाज कांग्रेस में कभी भी किसी को दबाया नहीं जाता है। ठीक है आर्य प्रद्युमन जी, दबाया नहीं जाता तो उनकी सुनी भी नहीं बोल नहीं जाती पाते, है, दबाया नहीं जाता उनकी सुनी भी नहीं जाता। जी 23 ग्रुप कब से चल रहा है, उस 23 में से न जाने कितने लोग तो चले गए हैं, वो 23 भी नहीं रह गए। पाठक साहब आ रही, मैं प्रद्युमन जी आ रही हूँ। पाठक साहब देखिए मुस्कान जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोगों की आवाज को दबाया नहीं जाता है। इसका सीधा उदाहरण अभी देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है, उनकी आवाज को दबाए वो, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए असम से। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जाम्पल देख लीजिए, जीतने में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ था राजस्थान और मध्य प्रदेश, लेकिन ताजपोशी हो गई अशोक गहलोत जी की और कमलनाथ जी की। उसके बाद अभी आप हरियाणा में देख लीजिए, कुमारी शैलजा जी ने स्टेट प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी, पंजाब इनके पास था। ड्रग्स के मामले कारण अकाली और बीजेपी से इन्होंने अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब में सत्ता हासिल की थी, और उसी अमरिंदर सिंह को ये दरकिनार करने के लिए पंजाब कांग्रेस को बुरी तरीके से बर्बाद कर दी सिर्फ नेतृत्व में। अंबिका सोनी का अलग गुट था, सिद्धू अलग गुट बना लिया। उधर अभी आप देखिए जाखड़ जो है, जाखड़ जी ने वहाँ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस के अगर जो बूढ़े नेता नाराज है, G23 जिसकी बात होती है, वो नाराज तो है, वो केवल सत्ता की मलाई चाहते हैं, पार्टी के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो शीर्ष नेतृत्व है, आला कमान है, वो कुछ समझना ही नहीं चाहती, वो केवल परिवारवाद में ही फंस के रह गई है। अगर आवाज भीतरी लोकतंत्र की बातें करें, देखिए भाई साहब प्रद्युमन जी मेरे को बोलने दीजिए, मैं कह रहा हूं ना कि अगर G23 नाराज है तो ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, ये G23 के लीडर क्यों नहीं आके पार्टी का नेतृत्व संभाल के और की कोशिश करते हैं? सत्ता की और ये भी तो देखिए ना, और ये भी तो देखिए ना गुटबाजी कितनी है। मैं आ रही हूँ प्रद्युमन जी, आ रही हूँ आपके पास। यदि आप सिर्फ नेतृत्व को ये समझना होगा कि अगर पार्टी में बगावत के स्वर उठ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए पार्टी का दायित्व किसी और नेता को सौंप दे, देखे कि आखिर पार्टी में क्या आमूलचूल परिवर्तन होता है। अभी गुजरात का चुनाव आने वाला है, किसी और के नेतृत्व में, प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा के देख ले। हारना तो ऐसे भी है, सत्ता में वापसी तो कांग्रेस की होने वाली नहीं है गुजरात में, लेकिन क्या पता टैली में सुधार हो जाए, पहले से ज्यादा सीट आ जाए, क्योंकि वहां पे देखिए जो पटेल का क्या नाम था, हार्दिक पटेल भी कांग्रेस पे क्या आरोप लगा के निकल गया, जब उसको भी मलाई चाटनी थी चाटा, और आप कह रहा है कि ये हो रहे हैं अलाकमान हमारी बातें नहीं सुन रही है। जो प्रदेश के नेतृत्व में बेबस सिर्फ नेतृत्व के नेता जो दिल्ली से नेता आते हैं उसके लिए मतलब भोज और जलसा करते हैं, लेकिन जो काम की बात है वो कर नहीं रही है। तो जो इनका स्ट्रक्चर है, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं पार्टी में कि अगर डेमोक्रेटिक तरीके से अगर चेयरमैन का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी के मतलब शीर्ष का चुनाव हो, तो न सोनिया गांधी जी बन पाएंगी न राहुल गांधी जी बन पाएंगे, क्योंकि जो इनके खुद के देखिए इन्होंने अभी बहुत बड़ा मेंबरशिप ड्राइव किया है, 2.5 करोड़ लोगों को जोड़ा है। तो इनको पार्टी को खड़ा करने के लिए नीचे से निचले पायदान से काम करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी का इससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। जो ग्रांड ओल्ड पार्टी लोकसभा राज्यसभा में कभी पूरे उसमें थी, नंबर टैली की बात कर ले तो पूरे मतलब उनकी पकड़ थी,
आज वो पार्टी 29 सीटें और 10 सीटों के लिए दूसरे पार्टियां जो सहयोगी पार्टी के आगे अपना झोली फैला के रखी है कि हमको दे दो सीट, हमें हेल्प कर दो, हम अपने एक नेता को राज्यसभा भेज दें। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इनको धन्यवाद करना चाहिए। कम से कम इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इनको सदन में अपोजिशन पार्टी का स्टेटस दिया, जिसके के लिए क्वालिफाई नहीं करते। 10% सीट भी नहीं थी इनके पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती मेरी है कि आप एक दफा नेतृत्व में बदलाव करके देखिए। भले ही 6 महीने 1 साल के लिए किसी दूसरे को अपनी सत्ता संभाल दीजिए, शायद वो इसमें सकारात्मक परिवर्तन ला सके। देखिए, अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप सत्ता में आइए, कौन रोक रहा है आपको? न जाने कांग्रेस की कैसी रणनीति हो गई है कि यही कांग्रेस को मंजूर नहीं है कि उनके अध्यक्ष को बदला जाए और गांधी परिवार से इतर किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। ये मंजूर नहीं है कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को। क्या चिंता क्या सता रही है आपको? एक दो बदलाव करके देखिए 6 महीने साल भर के लिए। देखिए साल भर में कितना बदलाव आता है पार्टी में। लोग कितने आपके साथ दल बल के साथ जुड़ना चाहते हैं। संगठन चुनाव नहीं हुआ, संगठन चुनाव नहीं हुआ, लोग परिवारवाद से उठ चुके हैं, इसलिए पार्टी से हट करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और लोग बड़े नेता जिनमें हिम्मत है वो ओपनली बोल रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं। छोटे लोग बोल नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप उनकी भी स्थिति पे विचार कीजिए। क्योंकि उनको डर है ना कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। अब देखिए, इनके बड़े प्रखर प्रवक्ता रहते थे संजय झा, उनकी स्थिति देखो, उनको भी पार्टी से निकाल दिया। मनीष तिवारी, वो भी बड़े अच्छे नेता है, उनकी स्थिति देखो। आनंद शर्मा, अगर यूपी में उनको प्रभार संभाला जाता है, शायद वो यूपी में कुछ और सीटें निकाल पाते। उनको यूपी में काफी अच्छा वर्चस्व है, तो उन लोगों को तो इन्होंने आपने अहमियत नहीं दी और परिवारवाद से आप हट नहीं रहे हैं। तो आप चाहते क्या है? सबसे पुरानी पार्टी का, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी का, उसका क्या चाहते हैं? कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? लगता है आशुतोष जी, लगता यह है कि कांग्रेस को खुद को, कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसे अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा, किसी पर विश्वास करते नहीं है। सिर्फ कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। विश्वास नहीं थे कांग्रेस के सदस्यों को, इन पे विश्वास नहीं है, ये क्यों नहीं मानते इस बात को? वैसे वैसा भी तो है मुस्तान जी, अगर इनको सदस्य पे विश्वास नहीं है, सदस्य भी तो खुल करके कह रहे हैं कि हमें आप पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप इसको भी तो सुनिए। हाँ, तो लड़ाई तो इसी चीज की है। उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। बड़े लोग जो हिम्मत कर पाते हैं वो बोल भी रहे हैं, बाकी तो लोग हिम्मत नहीं कर पाते, उनकी आवाज दब जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जैसे वैसे बता दीजिए, खुल के दो संक्षिप्त में बता दीजिए हमें, हम आपसे समझना चाहते हैं कैसा है। आप बिल्कुल बात सुनिए। आपका सुझाव प्रथम पर रखा मैंने आपका सुझाव, इसमें कोई दो राय नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आप जो छोटे मोटे जो थोड़े बहुत इल्जाम भी लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा साहब, आप छोटे मोटे इल्जाम, अरे इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो। मैं बैठा टीवी डिबेट पे आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो आपको जनता की आवाज, आपके सदस्यों की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ, जो खुल के नहीं कर रहे, मैं वो कह रहा हूँ। मुझे क्या लेने देना कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा? आप मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं इस डिबेट में? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ साहब। फिर क्या कह रहे हैं आप? मैं स्पष्ट रूप से कहिए, स्पष्ट रूप में 2 टूक बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि तमाम चीजों को या तमाम जो भी आप उसको माने कि जो चूक रह गई है पार्टी द्वारा, उन सभी पे मंथन और सभी पे सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा आने वाले समय में। जिस प्रकार की अभी ये राज्यसभा सीटों को लेकर हो या आने वाले जहाँ जहाँ चुनाव हो, मध्य प्रदेश में हो या कहीं भी चुनाव हो, क्योंकि जो पुरानी जो चूक रह गई है, जो पुरानी कमी रह गई है, उनको वापस नहीं दोहराया जाएगा। अच्छा, कमी बता दीजिए, पुरानी कमी क्या रही है आप ये बता दीजिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में अब आरोप लगा रहे हैं और आरोप लग भी रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस में ना तो नेतृत्व को सदस्यों पर विश्वास है और न ही सदस्यों को अपने नेतृत्व पर, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। इसी वजह से कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस परिवर्तन करती है और एक बार फिर से राज्यसभा चुनावों में जो सीटें उसके हाथ में आने वाली है उन सीटों पर कब्जा करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।